पढ़ाई जो होती है ना वो एन्जॉयमेंट का नाम है। पढ़ाई किसका नाम है? एन्जॉयमेंट का। ऐसी एजुकेशन जो आपको एन्जॉयमेंट ना दे सके, खुश ना रख सके, जिसमें आपको लुत्फ़ और एंटरटेनमेंट ना मिले, जिसमें आपको लज्जत ना मिले, एक्साइटमेंट ना मिले आपको, वो एजुकेशन नहीं होती। वो एक बर्डन होता है, भार होता है, वो एक वज़न होता है, वो एक बोझ होता है। और बोझ, वज़न, भार, वेट, बर्डन, ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान जल्द या बदेर बिल आखिर उकता जाता है। ठीक है, उससे इंसान तंग हो जाता है। समझ आ रही है? यू गेट फेड अप विद अ बर्डन सूनर और लेटर। जल्द या बदेर वज़न या बोझ से इंसान फेड अप हो जाता है, तंग आ जाता है। समझ आ रही है? इसलिए मेरा तरीक़ा यही होता है कि खुशी से, हंसी मजाक में, मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? यही एजुकेशन होती है जिसमें बच्चों को भी समझ आती है, वरना सख्ती करके, डंडे से मार के वो पढ़ाई नहीं होती। उससे उस्ताद पढ़ा तो देगा लेकिन बच्चे के जहन में कुछ भी नहीं जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मेरी हद्दुल वसा कोशिश ये होती है कि आपको बिल्कुल आराम और सुकून से, जिस तरह आप समझने के लिए तैयार हूँ, ऐसे पढ़ाया जाए। ठीक है? अभी ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। गपशप इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले पढ़ेंगे। यही ज़िंदगी का फार्मूला बना लें। पढ़ने के वक्त और कोई काम नहीं करना, क्रिकेट खेलने के वक्त और कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। ड्रामा देखते वक्त और दुनिया का कोई काम नहीं करना, यकसुई से ड्रामा ही देखना है। मूवी देखनी है तो सिर्फ मूवी ही देखनी है। लेकिन जब पढ़ना है तो फिर वही वाला फार्मूला, बस सिर्फ पढ़ना है, दुनिया का और कोई काम नहीं करना। और इंसानी जहन असल में बना भी ऐसे ही है। जैसे ही आप उसको डिस्ट्रैक्शंस देंगे तो फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर से उसको आप कोई दूसरी बात बताएंगे, उसकी तवज्जो जो है वो इनमाक नहीं रहेगा, फोकस और कंसंट्रेशन और अटेंशन नहीं रहेगी। यानी एक वक्त में इंसानी जहन दो चीज़ों को लेकर नहीं चल सकता, एक ही चीज़ को लेकर चलता है, उसको सही समझता भी है। एनीवेज, डैफोडिल्स चैप्टर नंबर 5 है। आपको सामने एक तस्वीर में फूल नज़र आ रहा है। ये एक अलग बहस है कि ये ब्लैक एंड वाइट है ये येलो कलर का फूल होता है और ये पानी के अंदर उगने वाला फ्लावर है। ठीक है, और इसको डैफोडिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो फूल कोई भी है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, रहेगा तो फूल ही। जैसे कोई वाक़या होता है, कोई इल्म होता है, कोई मालूमात होती है, तो आप उसको नाम कोई भी दे दें, आप उसको नाम कोई भी दे दें, अच्छा दें, बुरा दें, सही दें, गलत दें, पहले दें, बाद में दें, जैसे भी उसको बनाकर तोड़ मरोड़ कर पेश करें, जैसे वो हकीकत में होता है ना, वो अपनी हकीकत नहीं छोड़ता। आप इस रोस्ट्रम को पेन कह दें, ये पेन है पूरा रखा हुआ, तो ये क्या पेन बन जाएगा? ये इंसानी धोखा होता है कि वो किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, या उसमें तरमीम बना के पेश करता है, या उसको वो नाम नहीं इस्तेमाल करता उसके लिए जो करना चाहिए, या नाम सही इस्तेमाल कर भी दे लेकिन नज़रिया अपने जहन में उसके लिए वो कायम कर लेता है कि जो असल में होता नहीं है। तो फूल को किसी भी नाम से आप पुकारें, होता वो फूल ही है। जैसे गैलीलियो एक साइंसदान था, तो उसको जब चर्च ने ये कहा कि ये तुम क्या कहते रहते हो कि ज़मीन घूमती है, जबकि हमारी बाइबल, हमारी इंजील ये कहती है कि ज़मीन हर एक चीज़ का, आसमानी अजसाम का, सेलेस्टियल बॉडीज़ का मरकज़ है, तुम ये बात कहो तो मैं कहनी पड़ेगी कि ज़मीन साकिन है। उसने कहा मैं कह देता हूँ लेकिन ज़मीन तो घूमती रहेगी। मेरी बात समझ आई है? यानी बात करने का मकसद क्या था? यानी मेरे कहने से क्या हो जाएगा? अगर ज़मीन घूम रही है तो मैं कह देता हूँ नहीं घूम रही, तो क्या बंद हो जाएगी घूमना? वो तो घूमती रहेगी। तो ऐसे ही सारी दुनिया मिलकर कहती रहे कि खुदा दो हैं, तो क्या दो बन जाएंगे? जबकि है ही एक। इसको कहते हैं इंसानी धोखा। समझ आ रही है? इंसानी धोखा। तो खैर, ये तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं ना आप, MCQs उसमें होते हैं, एक ही उसका जवाब होता है, दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। या फिर होंगे तो सारे होंगे, या फिर पहले दो होंगे, या दरमियान वाले दो, या फिर आखिरी दो, या फिर कोई एक होगा। उसमें ये नहीं हो सकता कि मेरे नज़दीक इसका जवाब A है, दूसरा कहता है मेरे नज़दीक इसका जवाब
बी है, नहीं, वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सबके लिए ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, सबके लिए एक ही चीज़ है। सब्जेक्टिव चीज़ जो होती है वो बहरहाल हर एक के लिए मुख्तलिफ होती है। यानी आपको ऐन मुमकिन है गुलाब का फूल, उसको किसी भी नाम से, जैसे कि मैंने पहले कहा, पुकारें रहेगा गुलाब का फूल ही, लेकिन ऐन मुमकिन है मुझे गुलाब का फूल ज़्यादा खूबसूरत और भला महसूस हो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगे, और आप में से किसी बच्चे को नरगिस का फूल अच्छा लगे, और तीसरे किसी को ज़्यादा सूरजमुखी का फूल लगे, किसी को आम अच्छा लगे तो किसी को सेब अच्छा लगे, किसी को अनार तो किसी को अमरूद, अच्छा किसी को बिरयानी अच्छी लगती है तो किसी को पुलाव अच्छा लगता है, किसी को चपाती अच्छी लगती है तो किसी को चावल ज़्यादा पसंद है, किसी को शवारमा ज़्यादा पसंद है, किसी को बर्गर है, किसी को समोसा है, किसी को पकोड़ा। ये अपनी अपनी पसंद की बात होती है ना। इस अपनी पसंद को कहते हैं सब्जेक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? यहीं से आपका पेपर होता है, उठा लें, सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं। ये खालिसतन आपकी अपनी पसंद, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका फ़हम, आपका इदराक, आपकी फ़िरासत, आपकी जहानत, आपकी फ़तानत के ऊपर डिपेंड करता है, मुनहसिर है। अब बात समझ आ गई आपको? तो ये जो शायर हज़रात होते हैं ना, शायर, ये अपने अंदर हर उस चीज़ का कि जिसका ताल्लुक़ खूबसूरती से है, ये चीज़ों के हुस्न व जमाल से या एस्थेटिक्स से है। एस्थेटिक्स यानी हुस्न व जमाल, यानी ये आपके सामने विंडो है तो ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है, इसका हुस्न है। कोई शख्स है वो कितना प्यारा है बाय बर्थ, या फिर अगर जैसा भी उसको बनाया गया है तो उसने अपने आप को कितना बना संवरा के रखा हुआ है, बाल बनाए हुए हैं, नेल्स काटे हुए हैं, सफाई सुथराई का बंदोबस्त किया हुआ है, दांत साफ़ किए हुए हैं, जो लिबास उसने पहना हुआ है उसमें उसने नफासत और किस तरह की सोफिस्टिकेशन लाई हुई है या नहीं लाई हुई। अच्छा, शूज़ जो उसने पहने हुए हैं वो पॉलिश किए हुए हैं या नहीं किए हुए, सफाई सुथराई और उसके ऊपर तज़ीन व आराइश, उसने कितना अपने आप को मुज़य्यन किया हुआ है, कितना अपने आप को सजाया हुआ है। हमारा दीन भी यही कहता है। एक हदीस में आपको सुनाऊँ, बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीस अपने आप में ही खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला ख़ुद भी खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। अब अल्लाह ताला के नज़दीक खूबसूरती का वो मेयार बहुत ही ज़्यादा बुलंद है कि जो मेयार हमारे ज़हनों में पाया जाता है, अगरचे उसका अदना तरीन दर्जे में कुछ परताव हमारे अंदर रख दिया गया है। यानी वही एहसास जो खूबसूरती का है वो जानवरों के नज़दीक बहुत कम तरीन दर्जे में है, इंसानों के नज़दीक उससे बरतर है, ऐन मुमकिन है फ़रिश्तों के नज़दीक उससे भी बरतर हो, और अल्लाह ताला के नज़दीक फिर ज़ाहिर है वो तो सरचश्मा है, वो तो मंबा माखिज़ है खूबसूरती का। तो ये याद रखिएगा कि खूबसूरती सिर्फ ये नहीं होती कि किसी का रंग जो है वो गोरा चिट्टा है या सुर्ख सफ़ेद है। खूबसूरती असल में बेटा रूहानियत जो है ना, असल जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ की दुनिया में खूबसूरती सफाई सुथराई को, अखलाकियात को और सच्चाई को कहा जाता है। सफाई सुथराई को, अखलाकियात को और सच्चाई को कहा जाता है। यही खूबसूरती है जिसको हमारा दीन तज़किया कहता है। यानी तुम्हारा ख़ुर-ओ-नोश जो कुछ खाते पीते हो वो हलाल, तय्यब, पाकीज़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, जो तुम्हारा जिस्म है, बदन है, उसकी सफाई रखनी चाहिए, उसकी तहारत करनी चाहिए, उसकी तत्हीर करनी चाहिए, मैल कुचैल को धो डालना चाहिए। और जो अखलाकियात आपके अखलाक अंदर पाए जाते हैं उनका तज़किया करना है, झूठ, चोरी वगैरह से परहेज़ करना है, इसको अवॉइड करना है। ये होती है खूबसूरती। शायरों के नज़दीक ज़्यादातर जो खूबसूरती, वैसे ये भी खूबसूरतियाँ होती हैं, जैसे जॉन कीट्स ने ये कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, कि खूबसूरती की जो चीज़ होती है खूबसूरत, वो हमेशा हमेशा के लिए एक जॉय बन जाता है इंसान का। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, कि खूबसूरती ही हकीकत है और हकीकत खूबसूरती है। तो खूबसूरती सिर्फ वही नहीं है जो हम समझते हैं खूबसूरती है, गोरा चिट्टा रंग देख लिया, कदकार देख लिया, सुर्खी देख ली। असल में खूबसूरती क्या है? सच्चाई, सफाई सुथराई और हक सच। समझ आ रही है मेरी बात की? अब शायरों के नज़दीक नेचर है, कोई फूल देख लिया, कुछ
पौधा देख लिया, कोई पेड़ दरख्त देख लिया, कोई पहाड़ देख लिए, चांद सूरज देख लिए, तारे देख लिए, सहरा देख लिया, ख़याबान देख लिया, कौसार और गुलजार देख लिए। ये मुख्तलिफ़ नेचर के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ये ऐसे शायरों के नज़दीक। और फिर ज़ाहिर है इंसान तो जौहर है जिसके लिए ये सब कुछ बनाया गया है और जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम अनासिर रख दिए गए हैं जो उसके इंसान होने के लिए काफ़ी हैं। तो ज़ाहिर है इंसान की खूबसूरती भी उसमें आती है, उसकी आँखों की खूबसूरती है, उसके होंठों की खूबसूरती है, उसकी नाक की, उसके दांतों की, उसके जिस्म की, उसकी बनावट की, उसकी सजावट की, हर एक खूबसूरती। यानी खूबसूरती को सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रखना चाहिए और फिर औरत तक या लड़की तक, मर्द में भी है, बच्चों में है, बूढ़ों में है, बुज़ुर्गों में है, ख़वातीन में है, हर एक में, इवन जानवरों में है, परिंदों में है, हशरात में है, नेचर की कोई भी चीज़ है उसके अंदर खूबसूरती है। तो ये शायरों का जो मेन मोटिव होता है, ये बड़े हसास लोग होते हैं। हसास पता है किसे कहते हैं? जो अपने अंदर गहरा एहसास रखने वाले लोग होते हैं उनको हसास कहते हैं। जो किसी चीज़ का गहरा एहसास रखने वाले होते हैं उनको हसास कहते हैं। यही चीज़ मतलूब मकसूद होती है किसी आम इंसान से भी। लाजमी नहीं है हर इंसान शायरी फरमाना शुरू कर दे, हर एक की तबीयत नहीं होती मौजू उसके लिए, लेकिन हर एक इंसान से ये तकाजा किया जाता है कि वो, वही बात है ना कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेदार हो जाए। कि अगर काबुल में किसी मुसलमान को कांटा चुभता है तो हिंदुस्तान में रहने वाला भी परेशान हो जाता है। तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेदार हो जाए। तो ये होता है कि आपके अंदर लोगों का और चीज़ों का और ऑब्जेक्ट्स का और ख़ूबसूरती का और बदसूरती का, हुस्न क़ुबा का, दर्द का, राहत का, ये चीज़ों का बहुत गहरा एहसास हो। जैसे कि पानी के अंदर छोटा सा कंकर फेंका जाता है, खा वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो पानी के अंदर लहरें पैदा हुए बग़ैर नहीं रह सकती। ऐसे ही इंसान के दिल के ऊपर छोटी से छोटी बात का भी असर होता है। तो इन शुअरा के यहाँ इन चीज़ों का ज़्यादा असर होता है। यही वजह है कि ये ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और किसी चीज़ पर बहुत खूबसूरती से। अच्छा, एक होता है एहसास जो शायरी के लिए लाजमी है, वरना शायरी के लिए तबीयत मौजू नहीं है, और दूसरा है उस एहसास के ज़ेरे असर, उसके नतीजे में पैदा होने वाली अच्छी ज़बान। उसमें एक रिदम हो, उसमें एक मेलोडी हो, उसमें एक वज़न हो, उसमें एक बहर हो, उसमें एक मौसीक़ियत हो, उसमें एक आहंग हो, उसमें एक डिक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। उसका मीटर हो एक, ठीक है, जिस मीटर के ऊपर वो पूरी उतरती हो। एक रिदम होना चाहिए, एक म्यूज़िक होना चाहिए, एक मेलोडी होनी चाहिए, एक आहंग होना चाहिए, एक बहर होनी चाहिए, एक वज़न होनी चाहिए। उसी से फिर मौसीक़ी या उसी से फिर शायरी वजूद में आना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये शायरी आम ज़बान से कैसे मुख्तलिफ होती है और ये अपने अंदर किस तरह के एहसास रखती है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जिन्होंने डैफोडिल्स, जो डैफोडिल का फूल होता है, आबी नरगिस इसको कहा जाता है, क्योंकि आबी मतलब आब, पानी, पानी के अंदर खिलने वाली नरगिस या नरगिस का फूल। ये 1770 में पैदा हुए और 1850 में इनका इंतकाल हुआ। ये रोमांटिक शायर हैं। रोमांटिक का मतलब जो हमारे यहाँ लिया जाता है वो मतलब नहीं है। रोमांटिक का मतलब वो है कि जो शुअरा नेचर से मोहब्बत करने वाले थे, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, दरख्तों से और नेचर के मुख्तलिफ इन मैनिफेस्टेशन से, ठीक है, बियाबान से, कौसार से, गुलजार से। बियाबान भी हो तो असल में वो एक मोहब्बत का ही तकाजा होता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए। एनीवेज, कहते हैं आई वैंडर्ड लॉनली एज आ क्लाउड। इसको वॉन्डर्ड भी पढ़ सकते हैं आप, ज़्यादा बेहतर यही है वॉन्डर्ड पढ़ें, क्योंकि कुछ अमेरिका के एरियाज़ हैं जहाँ पे इसको वैंडर्ड पढ़ा जाता है। एनीवेज, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज आ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड, मैं घूम रहा था बेमकसद इधर उधर, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंचा उड़ता है, तैरता रहता है, फ्लोट करता है ऊंचा, ओवर, ऊपर, वेल्स, वादियों के, एंड हिल्स, पहाड़ियों के। बादल तैरता रहता है ना असल में पहाड़ियों और वादियों के ऊपर। तो कहता है कि मैं उसकी तरह घूम रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब यकदम, ऑल एट वंस का मतलब क्या होता है? यक बयक, यकदम, अचानक, अलल टप। व्हेन ऑल एट वंस, जब एकदम, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हुजूम देखा, मैंने एक भीड़ देखी। किसकी? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी सुनहरी आबी नरगिस का हुजूम। होस्ट, होस्ट भी हुजूम ही के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज,
जो कि उस झील के बिल्कुल साथ थे वाकई, बिसाइड एंड बीनीथ द ट्रीज, यानी दरख्तों से नीचे थे, बीनीथ मतलब नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फ्लटर कर रहे थे, परों को फड़फड़ा रहे थे, जैसे परिंदा उड़ता है ना तो परों को फड़फड़ाता है, फ्लटर करना। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और बाद नसीम में, ठंडी हवा में वो डांस कर रहे थे, रक्स कर रहे थे। अब रक्स कौन करता है? डांस इंसान करता है ना, लेकिन उन्होंने इनके बारे में बयान किया कि ये फूल जो थे ये रक्स कर रहे थे, यानी मालूम ऐसे ही हो रहा था कि जैसे ये रक्स कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते जाओ, पहला जो स्टेंजा है इसको ज़रा आप मीटर के ऊपर उतारें। मैं आपको बताता हूँ कि शायरी आम ज़बान से कैसे मुख्तलिफ हुआ करती है। जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंदर एक रिदम पाया जाता है, उसके अंदर एक मीटर पाया जाता है, उसके अंदर एक मेलोडी, उसके अंदर एक स्पीच म्यूज़िक पाया जाता है, उसके अंदर एक इंटोनेशन पाया जाता है, उसके अंदर एक स्ट्रेस पाया जाता है, एक आहंग पाया जाता है, एक बहार और वज़न पाया जाता है। तो वो असल में किसी ख़ास रिदम के ऊपर होती है। यूँ ही नहीं है जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, ये शायरी नहीं है, ये किसी रिदम के ऊपर नहीं है। रिदम मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये पेन लेते हैं, ठीक है, और इस पेन से आप एक मीटर कायम करते हैं। मीटर किसको कहते हैं? बिल्कुल ठीक बराबर वक्फे के बाद रिपीट होने वाली आवाज़ को, आम अंदाज में समझ लो, एक ही जैसे बिल्कुल बराबर कंसाइज प्रिसाइज टाइम के बाद, एक डिटरमिन्ड टाइम पीरियड के बाद रिपीट होने वाली आवाज़ या आवाज़ों के मजमूए को रिदम कहते हैं। इसी चीज़ को म्यूज़िक कहा जाता है। अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो क्लिक की आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ही वक्त के बाद रिपीट हो रहा है ना, ये हो गया मीटर। अब किसी भी शायरी को जब मीटर के ऊपर डाला जाता है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट आ जाती है। जिस तरह अगर आप ब्लॉक्स को देखें, जैसे ब्लॉक कभी बनते हुए देखें आपने, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मकानों में लगाए जाते हैं, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पूरा सीमेंट फिक्स किया जाता है, देखा है ना। अब वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना, अंदर जाके पूरा सीमेंट पूरा बैठ जाता है और उससे पूरा ब्लॉक वजूद में आता है, जो बिल्कुल रेगुलर शेप होती है उसकी, बिल्कुल बराबर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, आड़ा तिरछा नहीं होता, बिल्कुल बराबर सिमेट्रिकल शेप होती है उसकी। शायरी में और म्यूज़िक में भी यही ताल्लुक़ होता है। शायरी वो मसाला है जो सांचे के अंदर फिट किया जाता है, और वो जो सांचा या जो स्ट्रक्चर है वो मीटर है। समझ आ रही है मेरी बात? अब ये देखो, मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, मीटर के ऊपर एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होगा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. समझ आई? इसके अंदर एक लफ्ज़ भी आप मज़ीद शामिल करेंगे किसी लाइन के अंदर भी, या एक लफ्ज़ भी आप बीच में से निकाल डालेंगे, तो क्या होगा? मसाला या तो कम हो जाएगा, ब्लॉक पूरा नहीं बनेगा, या फिर गिर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बल्कि वो सांचे को ही ख़राब कर देगा। ये फ़र्क होता है आम ज़बान के अंदर और एक शायरी के अंदर। शायरी मीटर्स के ऊपर की जाती है, इंग्लिश शायरी की बात कर रहा हूँ, और उर्दू में भी ऐसे ही होता है। उर्दू में भी जो आहंग होता है, जो बहर और वज़न होता है, वो वज़न बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो उन सिलेबल्स, अच्छा ये क्या होते हैं सिलेबल्स? ये सिलेबल्स भी अच्छी तरह समझ लें। अब देखते जाएं, आपने किसको काउंट करना है? मैं एक लाइन पढ़ूंगा तो आपने काउंट करना है कि मैंने कितनी मरतबा पेन से क्लिक किया है, ठीक है? ओके, अभी गिनना है आपने। I wandered lonely as a cloud 4 टाइम। अब बुक पर जाएं, ज़रा अपनी अपनी पेंसिल लें, और आपको मैं बताता हूँ कि ये मीटर के ऊपर कैसे उतरती है शायरी। आई एक सिलेबल हुआ, वन दूसरा हुआ, सिलेबल पढ़े हुए ना? जैसे वर्ड है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर कितने सिलेबल हैं? 3। कंप्यूटर, एक कम से कम आवाज़ जो अदा की जा सकती है वो सिलेबल होता है। वॉन्डर्ड, लॉनली एज ए क्लाउड, गिने कितने हुए? 8 हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कौन से हैं? ये मोनोफ्थोंग्स हैं, ठीक है। मोनोफ्थोंग्स कौन से वावल्स होते हैं जो बीच में आ रहे होते हैं, जो शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स और कुछ होते हैं डिफ्थोंग्स, ठीक है। तो ये अगर आप इनको गिनेंगे तो ये 8 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 8 ये हैं, 4 ये थे, 2 ने 1 मीटर के अंदर फिट होना है आके। आई वैन 2 हो गए, डरलोन 2 हो गए, ली एज 2 हो गए, अ क्राउड 2 हो गए। तो ये 4 क्लिक्स के ऊपर 8 सिलेबल्स पूरे बैठ गए। अगली लाइन में देखें, वहाँ भी ऐसे ही होगा। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। 4 ही हैं, सिलेबल्स काउंट करें। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट एक हो गया, फ्लोट्स 2 हो गया, ऑन 3 हो गया, हाई 4th हो गया, ओवर। और अब देखो, आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे ओवर पूरा लिख सकते थे ना, वी बीच में लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही वो वी बीच में लिख डालते तो एक सिलेबल ज़्यादा हो जाता, वज़न से गिर जाता, ये 2 बन जाते, ओ एक और वर दूसरा। इन्होंने और लिखा है, और इसको एक सिलेबल बनाने के लिए। समझ आ रही है? दिस इज़ कॉल्ड पोइट्री, शायरी इसको कहते हैं। शायरी में एक म्यूज़िक पाया जाता है, ठीक है, एक मेलोडी पाई जाती है, एक रिदम पाया जाता है, एक म्यूज़िक पाया जाता है, मौसीक़ियत पाई जाती है, आहंग पाया जाता है, बहर पाई जाती है, एक बहर के अंदर शायरी की जाती है, और एक वज़न पाया जाता है। ये मतलब है इन अल्फाज का। अब समझ आ गई है? आपने एंजॉय भी किया है, शायरी के बारे में पता भी चल गया है, पहले स्टेंजा की समझ भी आ गई है। अभी आपने घर में जाके इसको मीटर पे डाल के खुद भी चेक कर लेना है। आगे मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine. वो डैफोडिल्स ऐसे ही लगातार लाइनों के अंदर मौजूद थे कि जैसे सितारे जो जगमगाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। जैसे आसमान के सितारे ख़त्म होने को नहीं आते, वो वैसे ही थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और मिल्की वे के ऊपर टिमटिमा रहे थे। ट्विंकल का मतलब क्या होगा? टिमटिमाना। मिल्की वे वो जो दूधिया रास्ता है आसमान के ऊपर सितारों का, उसको कहा जाता है, आपकी कहकशां है। वे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वे स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ होना, वो फैले हुए थे ऑन द मिल्की वे। एंड द स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो नेवर एंडिंग लाइन पर फैले हुए थे, ना ख़त्म होने वाली कतार पर। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, वो जो बे था, आबनाए था, उसके साथ, उसके किनारे के साथ साथ फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance। अब देखो, ये वही चीज़ है कि शायरी को बराबर करने के लिए, वज़न बराबर करने के लिए इन्होंने क्या किया? आई को बाद में ले गया। हालांकि ये कह सकते थे कि आई सॉ 10,000 एट अ ग्लांस, यानी स्टैंडर्ड जुमला ऐसे ही बनता है ना, आई सॉ 10,000 एट ए ग्लांस, लेकिन उन्होंने क्या कहा? 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, क्योंकि मीटर के ऊपर आप पहले वाले जुमले को नहीं दोहरा सकते, उसको फिट नहीं कर सकते। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। जो टॉस कर रहे थे, टकरा रहे थे अपने सरों को, their heads, अपने सरों को आपस में टकरा रहे थे। अच्छा, मैंने एक ही झलक में, ग्लैंस कहते हैं किसको? झलक को। एक ही झलक में मैंने 10,000 देख लिए। ये असल में मुबालगे का सीगा है। मुबालगा किसको कहते हैं? बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। जैसे आप 10 मिनट से किसी का वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आपके सामने आता है तो आप कहते हैं कि यार क्या हो गया, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हालांकि वो घंटा नहीं होता, आपने बात को बढ़ा चढ़ा दिया होता है। इसको कहते हैं एग्जैजरेट करना,
मुबालगा आराई करना, एग्जैजरेट करना। और लिटरेचर की टर्म में इसको कहते हैं कि आपने इसको इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि उसके अंदर एक हुस्न पैदा हो गया। समझ आ रही है? मुबालगा आराई कर देना, एग्जैजरेट कर देना। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। जो खुशी में डांस करते हुए एक दूसरे के साथ अपना सर टकरा रहे थे। समझ आ रही है? तो सर तो इंसानों के होते हैं। सर किसके होते हैं? इंसानों के। ये इन्होंने कहा है कि फूल आपस में अपना सर टकरा रहे थे। तो ये इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा कि इन्होंने सर का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है।